एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। 2.5 घंटे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग लगातार जारी है। बिहार के 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला है और अपनी जीत का दावा किया है। इस बीच अलग अलग नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएं, उससे पहले हमारे साथ 2 वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जो कि बिहार की सियासत में बहुत बारीक नजर रखते हैं, उनका रुख करूंगा। उनसे समझूंगा इस वक्त क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ पहला चरण है वो किस करवट में ले रहा है। हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रह चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र प्रताप जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत मैं अजय जी से करना चाहूंगा। अजय जी, गिरिराज सिंह का पहले चरण के शुरुआती दौर में एक बयान सामने आता है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि भाई मौके पर जो भी बुर्का नशीब महिलाएं हैं उनकी सघन चेकिंग की जाए, ढंग से देखा जाए उनको, वो चुनाव बाधित करने के लिए मौके पर पहुंच सकती हैं। गिरिराज सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं का इस तरह का बयान क्या मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण करने की एक प्लान है, रोड मैप है इस तरह का? देखिए, निश्चित तौर पे एक्चुअली में होता क्या है कि भाजपा, राजद, सपा जानबूझ के इस तरह के बयान इनके हाई कमान अपने नेताओं से दिलाते हैं। गिरिराज किशोर का यही रहता है ध्रुवीकरण के लिए, चूँकि मुस्लिम वोट वहाँ पे यूनाइट हुआ था और हकीकत है जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है वहाँ वहाँ भाजपा फाइट पे है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये गिरिराज जी से बयान दिलाया गया। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ। मेरे दिलाया गया? हाँ, दिलाया गया ये। और गिरिराज जी इसी के परफेक्ट हैं, इसीलिए वो राजनीति में है। अच्छा। इसके पहले जब इनको टिकट मिली थी तो आपको बता रहे हैं गिरिराज जी रो रहे थे कि मैं हार जाऊंगा कन्हैया कुमार से। जब मोदी जी ने आश्वासन दिया तब जाकर के वो जीते, क्योंकि भूमियार कन्हैया कुमार भी था, ये भी थे। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े देश के मॉस्ट लीडर हों, वो इस तरह के बयान देते हैं तो एक सिलेक्टेड वोट को वो पोलराइज कर लेते हैं और इस समय वहां पे वोट पोलराइज किया जा रहा है। ठीक है। मैं तो आपके इसी पॉइंट का थोड़ा विश्लेषण और कर लेते हैं। अमित तिवारी जी का और रुद्र प्रताप जी का व्यू पॉइंट भी जान लेते हैं। अजय जी कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को इस तरह का बयान देने के लिए ऊपर से ही जो है निर्देश आते हैं। अमित जी क्या कुछ कहेंगे? प्रियंक जी, निश्चित तौर पे जो अजय जी ने जो बात कही है मैं कहीं ना कहीं उससे सहमत हूँ। और लगातार आपने देखा होगा चाहे 2020 से जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से गिरिराज सिंह की जो है अचानक से किसी भी मुद्दे पे कोई भी मुद्दा हो उस पे जो है उनकी अपनी एक अलग राय होती है। जिस तरह अभी आपने देखा होगा मुकामा की घटना हुई, उस पे सब लोग जो है एनडीए को और नीतीश कुमार को घेर रहे थे। उन्होंने एक बयान दिया कि एक दुलार चंद यादव जिनकी हत्या हुई है वो खुद ही एक माफिया थे, खुद गैंगस्टर था वो, अगर उसकी मौत हुई है, बजाय इसके कि उसकी मौत क्यों हुई, उस घटना में कौन कौन शामिल थे, चाहे हम अनंत सिंह की बात करें, आज वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उस मुद्दे को भी उन्होंने किस तरह से डाइवर्ट किया कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो गैंगस्टर एक्ट में था। तो क्या अनंत सिंह जो है वो शासन प्रशासन चला रहे हैं कि किसी व्यक्ति को भी घटना अगर होती है तो उसको सजा दे सकते हैं? क्या ऐसा बयान, जिस तरह से आप देखेंगे कि एक बयान राजनीति से उलट हमेशा आपने जो बयान देखे होंगे, मैं लौटूंगा आपके पास और अभी क्या कुछ दिग्गज नेता कह रहे हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन मैं चाहूंगा इस गिरिराज सिंह को लेकर जो अजय जी ने टिप्पणी की है कि गिरिराज सिंह को इस तरह के बयान है। रुद्र जी का भी रिएक्शन जान लूं। क्या इस तरह के बयान, रुद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या इस तरह का बयान जब गिरिराज सिंह जी देते हैं और जैसा कि अजय जी बता रहे हैं कि इस तरह के बयान आलाकमान से दिलाए जाते हैं, निर्देश दिया जाता है, तब इस तरह के बयान सामने आते हैं, क्या सियासी माइलेज मिलेगी इस तरह के बयानों को, या एक ध्रुवीकरण में जो उनकी कोशिश है वो नाकाम रहेंगे, जैसा आरोप विपक्ष लगाता रहा है? कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंक जी, राजनीति में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, उसके पीछे की कोई न कोई मंशा और कोई न कोई लॉजिक होती है।
और अगर गिरिराज सिंह के बयान से पार्टी को फायदा हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हर पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल वही बयान देती है जिससे उसको उसका ध्रुवीकरण हो या उसको फायदा हो चुनाव में। और अगर बात करी जाए, अगर गिरिराज सिंह इस बात को कह रहे हैं कि भाई बुर्का अगर है उसकी सघन चेक इन करी जाए तो उसमें गलत क्या कह रहे हैं? इसको धर्म से या ध्रुवीकरण से क्यों जोड़ा जा रहा है? कारण क्या है कि दूसरा पक्ष उसको उस तरीके से ले रहा है। देखिए, जिस चीज को एड्रेस करना चाह रहे हैं दूसरा पक्ष उसी चीज को पकड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है। तो वही जैसे कहा जाता है ना कि आपने वही नब्ज दबाई जो आपको दबानी थी। तो अगर आपको लगता है कि आपके वोटर उस चीज से प्रभावित होते हैं तो मुझे लग रहा है कि चुनाव में कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट देने में बुराई क्या है? हर पार्टी उसी तरीके से, क्योंकि हमारे और आपके कहने से वोटर नहीं आता है। वोटर अपने नेताओं के बातों को मानता है। अपने नेताओं, अगर मान लीजिए इसी बात को अगर हम चले जाएं, ओवैसी की जब अगर बयानबाजी करते हैं, उनका वोटर उसी को पसंद करता है। अगर वो हैदराबाद में अपनी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और जिन मुद्दों के साथ, जिस तेवर के साथ वो बात करते हैं, उनका वोटर उसी चीज को पसंद करता है। तो एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर हर नेता यही चाहता है कि जो उसका वोटर पसंद करता है उसी चीज को उसे सुनाया जाए। किसी भी नेता का बयान उठा करके देख लीजिए, उसी चीज को करता है। ठीक है तो रुद्र जी, बने रहिए आप हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ आप। गिरिराज सिंह सरीखे तमाम नेताओं का प्रथम चरण के शुरुआती दौर में 2.5 घंटे करीब बीत गए हैं। अलग अलग दिग्गज नेताओं का इस दौरान बयान सामने आ रहा है। वो बिहार चुनाव से के अगले चरणों और प्रथम चरण से जुड़े अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको पहले सुनाते हैं, फिर लौटते हैं राजनीतिक विश्लेषक के पास। विकास के लिए काम कर रहा है। बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोग बुर्का के लिए आपको मैंने दिखाया कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका आई हुई है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है, जिसको बुर्का से नाराजगी है तो कानून का राज है। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाती है, वहां कोई शरिया कानून नहीं। रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है शरिया कानून, और शरिया कानून नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए।
और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सब दोनों बेटा के शुभकामना है। से यही अपील है मतदान केंद्र जाए, मतदान भविष्य को खुले, अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील। गांव में जो बसे हुए हमारे मजदूर भाइयों, उनकी है जो अपना रोजी रोजगार के लिए वो दर दर ठोकरें खा रही है। इस बार ये चुनाव उनके लिए है। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता। I have visited several constituencies. I campaigned for Magha Gadbandhan. My understanding is people of Bihar are determined to vote for Magha Gadbandhan. Badlo Sarkar Bachao Bihar has become the understanding of people of Bihar, and people of Bihar will teach a fitting. तो पहले चरण से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 13.13% वोटिंग हो चुकी है। खगड़िया में सुबह 9 बजे तक 14.15% वोटिंग हुई है। गोपालगंज की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 13.97% वोटिंग की खबर है। दरभंगा में भी सुबह 9 बजे तक 12.48% वोटिंग है। बदलाव के लिए बिहार की आवाम सुबह निकलकर वोटिंग कर रही है। नालंदा की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 12.45% वोटिंग की खबरें हैं अब तक। पटना में सुबह 9 बजे तक 11.22% वोटिंग। बक्सर की बात की जाए अगर तो सुबह 9 बजे तक 13.28% वोटिंग की खबरें हैं। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 14.60% वोटिंग हुई है। भोजपुर से जो अब तक इनपुट सामने आया है, सुबह 9 बजे तक 13.11% वोटिंग की खबरें हैं। मधेपुरा में सुबह 9 बजे तक 13%, 13.74% वोटिंग हुई है। मुंगेर में 9 बजे तक का जो इनपुट है 13.37% वोटिंग की खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 14.38% वोटिंग हुई है। लखीसराय से जो इनपुट मिला है सुबह 9 बजे तक 7% ही वोटिंग हुई है। वैशाली में सुबह 9 बजे तक 14% वोटिंग हुई है। अलग अलग विधानसभाओं में आपको वोट प्रतिशत कितना हुआ है अभी तक वो आपको बता रहे हैं। शेखपुरा की अगर बात की जाए सुबह 9 बजे तक 12.97% वोटिंग हुई है। समस्तीपुर में सुबह 9 बजे तक 12.86%। सहरसा में अब तक 15.27% वोट टले हैं अभी तक। जी, बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक अजय जी के पास मैं पहले जाना चाहूँगा। अजय जी गिरिराज सिंह को लेकर एक व्यू पॉइंट दे रहे थे। एक तेजस्वी यादव जी का बयान भी बहुत सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ये बयान दिया, वोट डाल कर निकले हैं बाहर और कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव चाहता है और बिहार में तख्ता पलट होने वाला है। इस बार आरजेडी और महागठबंधन सत्ता में आने वाला है। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस को? अजय जी देखिए, जहाँ तक जो वहाँ की वस्तुस्थिति है उसमें साफ है कि अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई बड़ा नेता है जिसका जनाधार है तो ये सच है कि लालू यादव तेजस्वी का है। तेजस्वी का कुछ भी हो, उसने तेजस्वी ने किसी भी समय नीतीश कुमार को बहुत गंदे शब्दों का यूज़ नहीं किया।
हमेशा चाचा कह के टाला है, ये भी बात एक उनके फेवर पे जाती है। वहीं और लोगों ने, लालू ने कई बार बोला, परंतु उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं। अब आइए, तेजस्वी का जिस तरह से ग्राफ था बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। हकीकत है कि तेजस्वी के उसमें भीड़ आई है, ये सच है, परंतु तेजस्वी अपना उतना बड़ा मुकाम इसलिए नहीं बना पाए, बीजेपी ने इतनी जबरदस्त पेशबंदी की है। उनका जो गठबंधन है, उन्होंने 100 सीटें ले करके और कुछ सीटें उनसे कम ले करके कोशिश ये की कि उनका सामंजस्य बना रहे। सामंजस्य बना भी है, क्योंकि बीजेपी पूरा उस सामंजस्य के लिए खर्च करना, सारी व्यवस्था देखना देख रही है। इधर राजद गुट में वो एकता नहीं है जो एकता बीजेपी ने कृत्रिम कर ली है। अब ये टेक्निकल वोटिंग हो रही है, हकीकत है टेक्निकल वोटिंग हो रही है। और इसके पहले भी चुनाव परिणाम के आपको बता रहे हैं, हकीकत है कि राजद आगे था। इस बार भी मेरा अंदाजा है कि राजद की कुछ सीटें बीजेपी से ज्यादा होंगी, क्यों ना 2, 4, 5, 6 हो, परंतु सरकार जो है, अजय जी, हाँ आप कह रहे हैं कि आरजेडी की सीटें इस बार ज्यादा होंगी, और लगातार आप इसको लेकर अपनी बात भी रख रहे हैं। मगर अभी राबड़ी देवी का आपने बयान सुनाया। राबड़ी देवी अपने दोनों बेटों को शुभकामनाएं दे रही हैं। तेज प्रताप यादव भी इस बार तेजस्वी से अलग थलग होकर मैदान में हैं। तेज प्रताप यादव, क्या यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा काट पाने में कामयाब होंगे, और क्या वो अपने ही भाई तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे? जो अनंत सिंह वाला और फायदा एनडीए को मिलेगा। जो अनंत सिंह वाला कांड हुआ, एक तो ये निश्चित समझ लिया, भाई साहब ने बताया था, श्री तिवारी जी ने, मोकामा ही वहां का सबसे बड़ा चुनाव इशू होगा, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल जैसे कंदू खेड़ा गांव है हरियाणा और पंजाब के बीच में, उसी तरह मोकामा होगा। अब मोकामा का आज नहीं, इसके पहले भी इतिहास रहा है। दूसरी, आपको बिहार में जब जब वैशाली पे मतदान ज्यादा हुआ, याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे पहले लोकतंत्र की जननी वैशाली है, वैशाली है। जयप्रकाश नारायण जी को सबसे पहला जो उन्होंने उनको हाईलाइट किया तो वैशाली ने पहली रैली। इंदिरा जी को अगर कहीं पे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में सबसे ज्यादा पथराव उन पे हुआ, सबसे ज्यादा उनके साथ मिसबिहेव हुआ। चूंकि सिर्फ एक शायर ने जरा सी बात कही थी, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। पूरे बिहार में ये पोजीशन थी कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। ये बिहारियों में जज्बा है, इसीलिए बिहारियों को दिल्ली के तख्त पे नहीं आने दिया गया। चाहे भगवान कृष्ण हो, उन्होंने भी राजनीति की, और नेहरू जी ने भी राजनीति की, राजेंद्र प्रसाद जी को किनारे किया। तो ये आज दिन तक चल रही है, मोदी तक चल रही है। अब आया कि वहां तख्ता पलट भाजपा से कर पाना अब बहुत कठिन है, क्योंकि भाजपा तख्ते को बचाए रखने के लिए कृत्रिम पिलर लगा लेगी, और उसने अरेंजमेंट कर लिए हैं। तो आपको बताएं, तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे तेजस्वी, क्योंकि तख्ता पलट के लिए बाह्य ताकतों की जरूरत है, बाह्य ताकतों, वो तेजस्वी उसमें परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट। दूसरा, उनका जो खेमा है वो तेजस्वी और लालू के बल पर, कुछ भी हो लालू का एक कैरेक्टर है, अगर उसने भाजपा संघ के खिलाफ रहा तो आज तक है, और जितने लीडर हैं वो गुपचुप करते रहे, क्यों ना वो सपा हो, क्यों ना वो बीजेपी हो, सभी दल एक दूसरे को, यहां तक रहा है कि राष्ट्रपति के एक चुनाव पे तो वैसी ने भी वोट दिया, मगर एक ही व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है, लालू और लालू पार्टी, जिसने भाजपा की शुरू से लेकर लास्ट तक मुखालफत की। ये उनका कलेक्टर का पॉइंट है। अब आप आइए यादव वोट का। यादव वोट में मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हो, अभी तक यादव वोट में बीजेपी सेल लगा रही थी, परंतु अब जो है थोड़ा सा संदेह हो गया है। जो ये कांड हुआ है अनंत सिंह वाला, इससे ये कांड बहुत हद तक प्रभावित करेगा। आपको बता रहे हैं 8-9% वोट हिल गया है, 8-9% वोट हिल गया। दूसरी आपको बता रहे हैं, बिहार के जनता में एक अलग राजनीति की करवट बदले। हिंदुस्तान में अगर कोई भी, अब ये वोट यादव कहां जाएगा मैं आपको बता दूं, यादव ठीक है, मैं लौटूंगा अजय जी आपके साथ। राजद में जा रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी अजय जी का वक्तव्य आपने सुना, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ही
वोट शेयर तो बढ़ा ले जाएं, लेकिन सत्ता में काबिज होने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, मोकामा का जो कांड हुआ है उससे एक बड़ा वोट शेयर जो है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन फैक्टर ये भी है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से भी एक माहौल बना है। मोकामा में जो कांड हुआ, तेजस्वी यादव का जो आज कॉन्फिडेंट होकर बयान है, इन सारे बयानों को और प्रथम चरण की जो शुरुआती स्थिति है उसको कैसे देखते हैं आप आलोक जी? देखिए, अजय जी बहुत वरिष्ठ हैं और उनको उन पर कुछ बात कहना तो मेरी धृष्टता होगी। मैं अपनी बात अलग से कहता हूं, लेकिन हालांकि उन्हीं की बात से जुड़ी है। जैसे अजय जी ने भगवान कृष्ण को आज रण में उतार दिया कि उन्होंने भी धोखा कर दिया, तो अब क्योंकि बात बिहारियों की आई तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि बिहारी को क्यों दिल्ली में नहीं बैठाला जाता, ऐसी क्या अयोग्यता है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। केवल गिल्ट कॉन्शियस की नहीं, बिहारी उसके साथ गलत किया गया है। मैं आऊंगा आपके पास अजय जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको अपनी बात रखिए। मैं आऊंगा। आप इतने सीनियर हैं, आपको हमने बिल्कुल रखिए आप अपनी बात रखिए, आलोक जी अपनी बात रखिए। भगवान कृष्ण पर भी आपने हमला कर दिया, हमने तो कुछ नहीं कहा ना। लेकिन आप तो धैर्य से सुनिए सर, आप इतने सीनियर, आपसे हम सीखते हैं सर। बिल्कुल आलोक जी, आप इस तरह से डेकोरम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मैं बिहार में हूं और कम से कम इधर 1 साल के अंदर मैंने 50 विधानसभाओं में लोगों से जाके मुलाकात की है। तो बिहार में एक बड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनके साथ है जी सब गलत हो रहा है, सारी दुनिया बिहारियों के साथ गलत कर रही है। बिहारी क्या कर रहा है किसी के साथ में, इस बात को लेकर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बिहारी सब सही नहीं करता है, ये भी तो सोचना होगा ना। आप कितना जो है आप उस केवल बिहारियों के साथ गलत हो रहा है, ये बिल्कुल मुसलमानों वाली कल्चर को मत लेके आइए। बिहारी भी उतना ही भारतीय है जितना कर्नाटका का है, जितना यूपी का है, जितना एमपी का है। और जो जितना योग्य होता है राज्य उसी को मिलता है। अगर बिहार का कोई व्यक्ति योग्य होता तो भारत का प्रधानमंत्री बनता, नहीं है तो नहीं बन पाया। इसको स्वीकार करिए। बिहारी है तो षड्यंत्र किया जाएगा, इसको अलग रखिए सर। और भगवान कृष्ण को भी आपने लपेट दिया। मैं सम्मान कहता हूं कि आज तो भगवान जी को बख्श दो, भगवान कृष्ण को आज तो छोड़ दीजिए। बिहार वाद को कितना बड़ा हवा देंगे। ठीक है आलोक जी, लौट रहा हूं मैं। एक ब्रेक लेते हैं, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। बिहार चुनाव के प्रथम चरण से जुड़ी अपडेट्स लगातार जारी हैं।